हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण विद्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षण विद्या दोस्तों ऐसी टॉपिक होती है जो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, इतनी ये सब जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि शिक्षण विद्या से क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शिक्षण विद्या कि हर विषय में पूछा जाता है। पर्यावरण में पूछा जाता है, मैथ में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, और ऐसे करके सब विषय में पूछा जाता है दोस्तों शिक्षण विद्या से क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 11 शिक्षण विद्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, दर्शाया गया है इसमें 11 शिक्षण विधि को। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मांटेसरी विधि, डाल्टन विधि, और लास्ट है भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों, आज हम लोग इस 11 टॉपिक को क्लियर करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है दोस्तों, और हर साल पेपर में पूछे जाने वाले ये सब टॉपिक्स हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों। पूरा वीडियो को मैं पूरा 11 टॉपिक को एकदम चित्र के माध्यम से समझाया गया है। और तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले आगमन विधि को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगमन विधि को। आगमन विधि को दोस्तों इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। ठीक है, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? तो आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है आगमन विधि के जनक? तो आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुकरण आगमन विधि जो है, इसमें इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ठीक, मतलब उदाहरण द्वारा, अनुभव द्वारा उदाहरण निकाला जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताया गया दोस्तों आगमन विधि में कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, यह विधि कैसी होती है? तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है कि यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। आगमन विधि कैसी होती है? तो आगमन विधि छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में बताया गया है जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। फिर से आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। यह उदाहरण, यह जो आगमन विधि होती है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकती है। तो यह विधि जो है उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, और यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। कैसी होती है आगमन विधि? तो छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, और इसमें तीसरा तीसरा पॉइंट बताया गया जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखें। अगले टॉपिक में हम देखें दोस्तों आगमन विधि के कुछ पॉइंट्स हैं। दोस्तों, इस विधि में तर्क करते हुए सीखा जाता है। ठीक है, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये आगमन विधि में बताया गया है कि बालक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताना है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बताना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ बताना है। ठीक है, पहले सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल दिखाएंगे उसे, फिर बाद में सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। पहले किसी चीज़ को ज्ञात कराएंगे, फिर अज्ञात के बारे में बताएंगे। पहले उसे कोई मूर्त चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद अमूर्त की तरफ ले आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों निगमन विधि। दूसरा नियम बताया गया है निगमन विधि। तो अब हम लोग यहाँ से निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
दोस्तों निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक भी अरस्तु हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देखें कि आगमन विधि के जनक भी अरस्तु थे और निगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं, ठीक है। दोस्तों यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यह विधि कैसे है निगमन विधि? तो निगमन विधि, यह विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, ठीक। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक। तो निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि इसके पश्चात उदाहरण देकर नियम को समझाया जाता है। निगमन विधि में उदाहरण देकर नियम को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, ठीक है। फिर से आप लोग इसे देखिए। इसके पश्चात उदाहरण देकर नियम को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे बताया गया दोस्तों कि इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक देखिए यहाँ पे आगमन विधि का उल्टा हो रहा है। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बालक चल रहा था, ज्ञात से ज्ञात की तरफ चल रहा था, उदाहरण से नियम की तरफ चल रहा था आगमन विधि में। और दोस्तों ठीक उसका उल्टा कर दिया गया, विपरीत कर दिया गया निगमन विधि में। देखिए यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है बालक को, और अज्ञात से ज्ञान की तरफ बताया जा रहा है, और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा था, इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया निगमन विधि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आगमन विधि निगमन विधि अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट नोट्स मिलता रहेगा, और पूरा सिलेबस दोस्तों आप लोगों को कवर कराया जाएगा सीटेट का फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए सभी लोग पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों नंबर 3, और नंबर 3 में दिया गया है प्रोजेक्ट विधि। तो आइए हम लोग प्रोजेक्ट विधि को देखते हैं पूरा विस्तार पूर्वक। दोस्तों प्रोजेक्टर विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्टर विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। कौन है प्रोजेक्टर विधि के जनक दोस्तों? तो किलपैट्रिक, ठीक है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रोजेक्टर विधि के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो कौन बताएंगे? किलपैट्रिक को बताएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि कैसी होती है? तो प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित विधि होती है। दूसरा पॉइंट है, यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि जो है यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, और प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। तो क्या बताया गया दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में? प्रोजेक्ट विधि में बताया गया है कि इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों से करता है, ठीक है। स्वयं से करता है, खुद से करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया दोस्तों, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, ठीक है। क्या बताया गया है? इस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना
मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराएं और भाषा सिखाई जाती है। और इस विधि में बालक को मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, और नंबर 4 पॉइंट में दिया गया है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में बताया गया है दोस्तों। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे सीखा जाता है दोस्तों? तो प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बताया गया है जिससे वो प्राकृतिक रूप से सीख सके, जिससे बालक प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में सर्वोद्देश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों विश्लेषण विधि। ठीक है, तो हम लोग विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे, एनालिसिस मेथड। तो विश्लेषण विधि को ही दोस्तों एनालिसिस मेथड कहा जाता है। और विश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो विश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। कौन है दोस्तों विश्लेषण विधि के जनक? तो दोस्तों विश्लेषण विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। तो दोस्तों विश्लेषण विधि, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया जाता है विश्लेषण विधि में? विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है, उसे बताया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों विश्लेषण विधि। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों नंबर 6, और नंबर 6 में दिया गया है संश्लेषण विधि। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है? तो नंबर 6 में दिया गया है संश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि का जनक पूछ रहा है, तो संश्लेषण विधि के जनक कौन है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों संश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, विश्लेषण विधि के बीजनक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, और संश्लेषण विधि के बीजनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बताया गया है विश्लेषण विधि के बारे में, संश्लेषण विधि के बारे में। तो देखिए संश्लेषण विधि में बताया गया है कि विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, संश्लेषण विधि में क्या बताया गया है? संश्लेषण विधि में बताया गया है कि विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया गया है दोस्तों संश्लेषण विधि में? फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। तो संश्लेषण विधि में बताया गया दोस्तों कि विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण कार्य होते हैं, और इस विधि में समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास की तिनका निकालना जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए कि इस विधि में बताया गया संश्लेषण विधि में प्रोफेसर यंग के अनुसार कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रोफेसर यंग बताए हैं कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, खुद से निकलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों प्रोफेसर यंग के अनुसार बताया गया नियम। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों वहाँ पे संश्लेषण विधि खत्म हुआ, और अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट में दिया गया दोस्तों नंबर 7 में बताया गया अनुकरण विधि। तो आइए हम लोग अनुकरण विधि को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट को। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे बालक सीखता है दोस्तों?
अनुकरण विधि में, तो इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है और इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, इस विधि में बालक कैसे सीखता है, तो इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। और इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना पढ़ना या नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करके सीखते हैं, बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विधि में बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसका बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा है। पूरा दोस्तों नोट्स आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताया गया है, समझाया गया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आइए शुरू करते हैं हम लोग अगला पॉइंट, व्याख्यान विधि। तो दोस्तों अब हम लोग व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। तो आइए शुरू करते हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि क्या होती है दोस्तों? तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो व्याख्यान विधि को क्या किया जाता है? तो व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्याख्यान विधि में तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या की जाती है व्याख्यान विधि में? तो तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। और व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन विधि किसे माना जाता है, किस शिक्षण विधि को सबसे प्राचीन विधि माना जाता है? तो व्याख्यान विधि को सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों मारिया मांटेसरी विधि। पॉइंट 9 में बताया गया है मारिया मांटेसरी विधि। तो हम लोग मारिया मांटेसरी के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मारिया मांटेसरी को। दोस्तों मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। तो क्या थे मारिया मांटेसरी? तो मारिया मांटेसरी इटली के रहने वाले थे और यह इटली की एक शिक्षक तथा शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक है दोस्तों, जिनका नाम शिक्षा की मांटेसरी पद्धति, जिसके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मारिया मांटेसरी इटली की रहने वाली हैं, चिकित्सक, और इटली की ये चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री भी थे और जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों में प्रयोग लाई जाती है मांटेसरी विधि दोस्तों? तो मांटेसरी विधि यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मारिया मांटेसरी इटली के रहने वाले हैं, यह चिकित्सक थे यह शिक्षा शास्त्री भी थे और जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति भी प्रसिद्ध है। और यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में प्रयोग में ली जाने वाली है पद्धति है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और देखिए चित्र के माध्यम से भी पूरा समझाया गया है, बताया गया है। ये रही मारिया मांटेसरी और देखिए बालक को कैसे सिखा रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनकी गोद में जो बच्चा है वो 2.5 से 6 वर्ष के बीच का ही है और यह पद्धति भी 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों डाल्टन विधि। तो हम लोग डाल्टन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तारपूर्वक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन विधि को। डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन है डाल्टन विधि के जनक दोस्तों? तो डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादन है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों डाल्टन विधि को डाल्टन लॉ कहा जाता है। और आइए पढ़ते हैं इनके बारे में।
इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दिए जाते हैं। फिर से देखिए, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। ठीक है दोस्तों, जो डाल्टन विधि है दोस्तों, डाल्टन विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित या कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर ही करके देना रहता है। ठीक है, तो उसमें एक टाइम फिक्स की जाती है कि आप लोगों को इतने से इतने टाइम में इसे करके देना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ही जिस समय आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें कोई ना कोई असाइनमेंट दिया गया होगा, तो उसमें भी आप लोगों को टाइम दिया गया कि हाँ इस टाइम से इस टाइप में आप लोगों को करके देना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों 11 नंबर पॉइंट, और दोस्तों यह लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट नंबर का पॉइंट होगा। और आइए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों बताया गया है नंबर 11 में भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, तो भाषा संसर्ग विधि में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? तो यह एक व्यापक शिक्षण की विधि है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि कैसी विधि है? तो भाषा संसर्ग विधि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कैसे दिया जाता है भाषा का ज्ञान? तो भाषा संसर्ग विधि का ज्ञान इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है भाषा संसर्ग विधि में दोस्तों? फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार। भाषा संसर्ग विधि में यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि होती है और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा संसर्ग विधि कब प्रयोग की जाती है? तो भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, यह विधि काम में ली जाती है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। कौन विधि? भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का भाषा संसर्ग विधि और ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इन सब का ज्ञान हो और वो भी अच्छा स्कोर करें। और आप भी इसे 2 से 3 बार पढ़ के जाइए, आप भी पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही प्रयासों के बाद दोस्तों ये कंटेंट अच्छे से बनाया गया है और फिगर के माध्यम से हम लोगों को समझाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के नोट्स के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ईमानदारी से कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।